ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रोमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। शुरू करने जा रहे हैं वो शो जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट कराता है और साथ ही एक भी खबर ना छूटने की गारंटी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। कौन कौन सी खबरें हैं आपके सामने एक एक कर ले आते हैं। पहली खबर इस सवाल के साथ कि क्या ईरान से जंग में अमेरिका फंस गया है। पहली खबर आज की टेलीविजन स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए दर्शकों को, जिस पर आज विस्तार से बात होगी। वो सवाल है कि क्या ईरान से जंग करके अमेरिका फंस गया है, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है कि जंग अमेरिका ने शुरू की, लेकिन खत्म तो इस जंग को ईरान करेगा। दिन की दूसरी बड़ी खबर जिसमें आज मातृभूमि में बात होगी, ईरान के कैदी कैसे बने ट्रंप के दोस्त। खबर यह आ रही है कि इजरायल ने ईरान की उस जेल के गेट पर हमला किया है जहां सरकार से असंतुष्ट लोगों को बंद किया गया। यानी ये कैदी जेल से निकलकर अपनी ही सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दिन की तीसरी बड़ी खबर जिस पर विस्तार से आज बात होगी, बम खाया ईरान ने, रो रहा है पाकिस्तान। जी, क्योंकि ईरान पर हमले के बीच पाकिस्तान की आवाम अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि अब अगला हमला पाकिस्तान पर होने वाला है। और दिन की चौथी बड़ी खबर मातृभूमि में जिस पर विस्तार से बात होगी, वो बिहार की सियासत में जोरदार हलचल। और सियासत से ये खबर सामने आई बिहार की, तेज प्रताप यादव दावा कर रहे हैं उनके साथ तो साजिश हो गई, उनकी जान को खतरा है, ये भी तेज प्रताप की तरफ से कहा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में इजरायल ईरान के बीच जंग चल रही है और इस जंग के बहाने 2 सुपर पावर्स आमने सामने। अमेरिका और रूस की मैं बात कर रही हूं। इजरायल की तरफ से जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, आज ईरान को रूस का साथ मिला। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद मॉस्को में आज एक अहम मुलाकात हुई है। ईरान के विदेश मंत्री उनसे रूस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। मॉस्को में पुतिन और अब्बास अराक्ची के बीच ये मुलाकात। पुतिन ने ईरान पर हमले को निराधार बताया है। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है रूस ईरानी लोगों की मदद करने के लिए तैयार। तो रूस पूरी तरीके से ईरान के साथ, ईरान के समर्थन में। ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं इस बैठक की। रूस ईरानी लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से साफ कर दिया गया है रूस ईरान के साथ है। तो मॉस्को में यह मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन और अब्बास अराक्ची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। मॉस्को पहुंचे अब्बास अराक्ची और वहां व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान की एवन जेल है और इस जेल पर इजरायल ने हमला बोला है। जेल के मेन गेट पर इजरायल ने अटैक किया है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए बताया जा रहा है कि यह हमला किया गया है। ये जो एवन जेल है तेहरान में, ये खमेनी के विरोधियों के लिए बताया जाता है कि इस जेल को तय किया गया है और जितने भी आयतुल्लाह खमेनी के विरोधी हैं ज्यादातर इसी जेल में बंद है और ऐसे में इजरायल ने इसी जेल के मेन गेट पर अटैक किया है इस मंशा के साथ कि जो सियासी बंदी इस एवन जेल में बंद हैं वो बाहर आ जाएं और अपनी ही सरकार की नाक में दम करें। तो अब बताते हैं आपको कि आखिर इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में जेल पर यह अटैक क्यों किया। विस्तार से जानिए। दावा यह है कि एवन जेल में मौजूदा सरकार के विरोधियों को कैदी बनाकर रखा जाता है। विरोधियों के खिलाफ अत्याचार का भी यहां आरोप है। इजरायल का हमला राजनीतिक कैदियों को इस जेल से रिहा करवाने की कोशिश हो सकती है और ऐसा इसलिए ताकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई से ईरान में अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके।
और इस बीच ये जो तनातनी बनी हुई है, इजरायल और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे के शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। इजरायल ने ईरान के 6 एयरबेसेस पर हमला करने का दावा किया है। इजरायल के हमले में ईरान का काफी नुकसान होने की भी खबर है। इजरायल ने मशहद में, तेहरान में, हमादान में, देशफुल में, शाहिद बख्तरी में, तबरीज में ड्रोन हमले किए हैं और इन हमलों में ईरान के 15 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स नष्ट करने का दावा है। इजरायली हमलों में रनवे, अंडरग्राउंड बंकर्स, एक ईंधन भरने वाले विमान, ईरान के F-14, F-5, AH-1 जैसे फाइटर जेट्स को भी भारी नुकसान होने की खबर है। ये दावे इजरायल की तरफ से किए गए हैं। इजरायल ने ईरान में जो एयरबेसेस हैं उन पर हमले का बड़ा दावा किया है और उन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाने का भी इजरायल बड़ा दावा कर रहा है। तो भीषण होती जा रही जंग इजरायल और ईरान के बीच, और ऐसे में इजरायल का बड़ा दावा, उसने ईरान के एयरबेसेस पर हमला बोला है और यहां खासा नुकसान ईरान को पहुंचाया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, ये जो आर पार छिड़ा हुआ है ईरान और इजरायल के बीच, और इस बीच जो इजरायल की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान के एयरबेसेस को उसने निशाने पर लिया है, इसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? कितना नुकसान ईरान में? देखिए, दोनों तरफ से नुकसान किया जा रहा है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, अपने अपने अटैक होते हैं और अपना अपना प्रोपेगेंडा रहता है। उससे आगे जो बड़ी चीज़, एक पिक्चर निकल कर आ रही है सामने, ईरान ने अमेरिका के हमले के बावजूद अपना रुख नर्म नहीं किया है और अब लग ये रहा है कि क्या अरब देशों तक फैल जाएगा ईरान और इजराइल का युद्ध। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है हॉर्मुज बीच में, उसे बंद करने का पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। उसे फाइनल अप्रूवल के लिए सुप्रीम लीडर के पास ईरान ने भेज दिया है। अगर ऐसा होता है तो जो दुनिया को 18 से 20% तेल की सप्लाई इस कॉरिडोर के जरिए होती है, उसे सुरक्षित करने के लिए अमेरिका और इजराइल को खाड़ी देशों का सहारा लेना पड़ेगा। ओमान उनको अपने बेस मजबूत करने पड़ेंगे, कतर में मजबूत करने पड़ेंगे, यूएई में मजबूत करने पड़ेंगे, सऊदी में मजबूत करने पड़ेंगे, और वहां से वो सामने वाली साइड को जो है वो सिक्योर रख सकते हैं जहां ईरान पड़ता है। तो ऐसे में अरब सागर और अरब देशों में ये युद्ध बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हॉर्मुज इंटरनेशनल कॉरिडोर बंद होता है और मालवाहक वाहनों की जो वहां से आवाजाही है, तमाम जितने भी शिप्स हैं उनको डाइवर्ट किया जाता है, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी पर फर्क डालने वाला है। इसीलिए चाहे वो चीन हो, रूस हो, ये भी नहीं चाहते, लेकिन ईरान जिस तरह से दबाव बना रहा है उसे देखते हुए लगता है कि अब अरब देश और अरब सागर इस युद्ध का अखाड़ा बनेंगे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के बाद यूएन की एक अहम संस्था है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी विभाग, उसका बयान सामने आया है जिसमें अमेरिकी हवाई हमले के बाद ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को भारी क्षति की आशंका जताई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये बयान दिया गया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद यूएन का बयान। हमले के बाद बोला संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी विभाग, फोर्डो में ईरान को भारी नुकसान की आशंका है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम से हमला हुआ था और इससे खासा नुकसान हुआ है। अब ये यूएन की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है। इससे पहले देखिए जो अलग अलग दावे हो रहे थे ईरान की तरफ से, तो दावा किया ही जा रहा था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी तरफ से भी ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिका शायद चूक गया और मौका अमेरिका ने ईरान को दे दिया, और ईरान पर जब तक अमेरिका की तरफ से बंकर बस्टर बम गिरवाए गए तब तक वहां से जो यूरेनियम था संवर्धित, वो काफी हद तक हटाने में ईरान को समय मिल गया। लेकिन अब ये खबर जो यूएन के हवाले से सामने आई है। और जंग के बीच इजरायल का बहुत बड़ा एक और दावा, फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर फिर से हमला। ये इजरायल की तरफ से बताया जा रहा है कि एक बार फिर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर इजरायल ने हमला बोला है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो जमीन से नीचे गहराई में ईरान की तरफ से बनाई गई थी, और ऐसे में देखिए इजरायल अपने दम पर ये जो परमाणु ठिकाना है यहाँ पर नुकसान कर नहीं पा रहा था, और अगर यहाँ पर कोई चीज नुकसान कर सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास जिस तरीके के हथियार, खासतौर से वो बंकर बस्टर बम, वो GBU-57, और उसी का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया। B2B बॉम्बर्स हैं, उनके जरिए GBU-57 बॉम्ब्स यहां गिराए गए। और अब बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि एक बार फिर फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर इजरायल ने हमला किया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जगविंदर, ये जो खबर आ रही है फोर्डो न्यूक्लियर साइट, वहां पर B2B बॉम्बर्स के जरिए GBU-57 अमेरिका बरसा चुका है, और अब इन साइट्स पर फिर से इजरायल का हमला, इसका मतलब क्या है?
मुझे लगता है कि जो आसपास के इंस्टॉलेशन में बाकी की चीज़ें होती हैं या बाकी की जो इंस्टॉलेशंस पर काम चल रहा होता है उसको पूरी तरह से बंद करने को सुनिश्चित करना चाहता है इजराइल, क्योंकि अगर वहाँ पर और बड़ा अटैक करना होता तो जब अमेरिका के जहाज़ आए थे उन बॉम्बर्स को वहाँ भी अटैक करना चाहिए था। या जिस तरह का दावा ईरान कर रहा है कि उसके 80 मीटर गहरे जो हैं वो उनके जो परमाणु संयंत्र थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ और बहुत सारे तो उन्होंने अपनी साइड से पहले ही निकाल दिए गए थे। इसमें कंफ्यूजन है। प्रोपोगेंडा जब भी वॉर जोन होता है, प्रोपोगेंडा हर देश अपने अपने तरीके से करता है। जो हमला करता है वो ये बोलता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और जिस पर हमला होता है वो उसमें बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है। ये एक स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन क्या अमेरिका ने जहाँ पर स्ट्राइक किया, जो बॉम्बर्स अपने भेजे, उनको क्या ये बात पता नहीं थी कि वो ईरान के इस परमाणु संयंत्र को यहाँ तक नुकसान पहुँचाएंगे जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है? दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका ने उसको खत्म कर दिया था तो इजराइल को वहाँ अटैक करने की नौबत क्यों आ रही है? क्या कोई आसपास की साइट्स ऐसी छूट गई हैं जिनको नष्ट किया जा रहा है? मेरा कहने का भाव ये है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। क्या ट्रंप ज़्यादा बोल गए या फिर ईरान ने पहले से ही अमेरिका की नीयत को देखते हुए अपना बचाव कर लिया? अब दुनिया इन दो चीज़ों के बीच में खड़ी है कि कौन सच्चा कौन झूठा, और किसका कितना नुकसान हुआ और किसका कितना नुकसान होने से बचा है, ये तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन इजराइल बिल्कुल, देखिए ना, अब इस पूरे मामले को इजराइल और पेचीदा बना रहा है कि साहब जब अमेरिका पहले ही वहां पर बमबारी करके सब कुछ नष्ट कर चुका है तो फिर इजराइल फोर्डो जो परमाणु ठिकाना है वहां पर हमले की बात को क्यों दोहरा रहा है? और ये मामला और पेचीदा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका का ही अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसी के हवाले से कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका इससे पहले हमला करता, ईरान तो उस परमाणु ठिकाने से जो संवर्धित यूरेनियम है उसका ज्यादातर हिस्सा शिफ्ट कर चुका था। तो ऐसे में अगर ये पहले ही वहां से जो यूरेनियम था, संवर्धित यूरेनियम, उसको अगर ईरान हटा चुका है तो फिर अब इजराइल जो दावा कर रहा है कि वो दोबारा फोर्डो साइट पर हमला कर रहा है तो उससे इजराइल क्या हासिल कर रहा है? तो बहुत से सवाल है। मामला वाकई में बेहद पेचीदा बना हुआ है। हर तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसकी चर्चा बहुत हो रही है। ईरान की संसद ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव कल पास किया, और इसीलिए अब यह समझना जरूरी हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और ये इतनी अहम क्यों है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। ये जो पर्शियन गल्फ है उसको अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया की 25% नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर के टैंकर्स यहीं से जाते हैं, यही रास्ता है। और भारत आने वाला 40% से ज्यादा तेल भी इसी रास्ते से होकर आता है। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो फिर तेल की सप्लाई में रुकावट संभव है। इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ रहा है और भविष्य में क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। जरा जगविंदर से ही जानते हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद भी कर देता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दुनिया भर में कच्चा तेल जिस तरीके से उसका निर्यात होता है, उस लिहाज से इसकी अहमियत क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की? जगविंदर पटियाल। ग्लोबली बहुत अहमियत है रोमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका से लेकर चीन तक और भारत से लेकर हम कहेंगे ब्राजील तक, सबको इसका फर्क पड़ता है। इसलिए फर्क पड़ता है कि जितना बिजी ये रूट है उसके हिसाब से अगर ये बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सारी दुनिया की यानी ग्लोबल इकॉनमी पर इसका फर्क पड़ेगा। जब जहाज़ों को घूम कर तेल लेकर जाना पड़ेगा, एक तो सप्लाई में देरी होगी, दूसरा उसकी ढुलाई का जो है वो खर्च बढ़ेगा। ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा, फार्मिंग महंगी होगी, फार्मिंग महंगी होगी, प्रोड्यूस महंगी हो जाएगी, प्रोड्यूस महंगी होगी, दुकानों में महंगा मिलेगा, और अगर दुकानों में महंगा मिलेगा तो दुकानों तक पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टेशन तेल की मार झेल रहे होंगे, वहां पर देरी होगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो जाएगी। एक सर्कल है जो हॉर्मुज से निकलता है। आज का अपडेट क्या है? आज का अपडेट क्या है जगविंदर पटियाल? जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का कल ईरान की संसद से प्रस्ताव पास हो गया, इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम लीडर की मोहर का, लेकिन इससे जो कच्चा तेल प्रति बैरल जिसकी कीमत $70 से $75 के आसपास बनी हुई थी, इस खबर का आज कितना असर पड़ रहा है तेल की कीमतों पर? अभी तो खास असर नहीं पड़ा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने यही कहा है कि भारत को तो जितना स्टॉक चाहिए उतना स्टॉक उसके पास अभी पर्याप्त है, और वो देख रहे हैं कि वैकल्पिक रास्ते क्या हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये हॉर्मुज बंद किया जाता है तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल हम पर नहीं, किसी एक देश पर नहीं, पूरी दुनिया पर महंगाई की मार पड़ेगी। तेल जो है वो महंगा होगा। ये बात लगभग
तय है, सुनिश्चित है। इसीलिए अमेरिका इस रास्ते को बंद नहीं होने देगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। ईरान इसको बंद ना कर पाए। अगर जबरदस्ती सुप्रीम लीडर कहते हैं और इसको बंद करने के लिए वो अटैक करता है। ईरान ने ये कहा है कि अगर कोई भी आदमी उनकी तरफ अटैक करेगा तो वो उस पर अटैक करेंगे। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए क्या रास्ता बचता है? जो खाड़ी देश सामने पड़ते हैं वहां से वो इस पूरे पैसेज को सिक्योर करें। जब वो इसको सिक्योर करने जाएंगे तो ईरान कहेगा ये हम पर हमला है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अरब के देश और अरब की खाड़ी अब इस युद्ध का दायरा एक्सपैंड होते हुए देख रहे हैं। इजराइल और ईरान के बाद ये तेल की मार और जो हॉर्मुज का जो पूरा खेल है ये अरब देशों तक फैल जाएगा, अरब की खाड़ी तक फैल जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि इजराइल और ईरान के बीच का ये संघर्ष, ये युद्ध, और अगर इसमें अमेरिका कूदेगा तो जाहिर सी बात है ईरान के पास और कोई विकल्प बचेगा नहीं। और ऐसे में दुनिया की नाक में दम करने के लिए ईरान के पास जो सबसे आसान और एक बेहद सरल विकल्प बचेगा वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको कंट्रोल ईरान करता है। और ऐसे में उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का संसद ने तो प्रस्ताव कल पास कर दिया। अब आगे सुप्रीम लीडर की तरफ से क्या इस पर फैसला लिया जाता है, इसी पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। ईरानी मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की 50,000 अमेरिकी सैनिकों को मारने की शपथ ये ईरान ने ली है। सत्ता परिवर्तन की कोशिश अगर हुई तो फिर अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने शपथ ली है 50,000 अमेरिकी सैनिकों को मारने की। हमला कर अमेरिका ने खुद अपने सैनिकों के ताबूत बना लिए हैं, ये ईरान दोहरा रहा है। तो ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ने खुद अपने लिए यह मुसीबत मोल ली है। ईरान और इजराइल के इस संघर्ष में कूदकर ईरान पर हमला करके। इस बीच अमेरिका के हमले को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान दे दिया गया है। ईरान पर अमेरिका का हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन है, यह चीन की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, यह चीन कह रहा है। सुरक्षा परिषद ऐसे हमले के बाद शांत नहीं रह सकता। कुल मिलाकर अमेरिका की जोरदार घेराबंदी चाहे रूस हो चाहे चीन हो, हर तरफ से की जा रही है। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद इस हमले को सीधे सीधे यूएन चार्टर का उल्लंघन अमेरिका ने किया है, ये चीन कह रहा है। वहीं ईरान ने इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और इस हमले के बाद बंकर में छिपे इजरायली कैबिनेट के मंत्री ने बंकर में शरण ली है, यह जानकारी सामने आ रही है। इजराइल में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है और ऐसे में इस स्थिति में आप तस्वीर देख रहे हैं, बंकर में बैठे हुए हैं इजराइल के मंत्री। इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं रह रहकर, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। चाहे हाइफा हो, चाहे तेल अवीव हो, चाहे जेरूसलम हो, इन तमाम शहरों को निशाना ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है। और जब ये युद्ध वाले सायरन इजराइल में बजते हैं तो जाहिर सी बात है नागरिक जो हैं वो बंकर्स की तरफ दौड़ते हैं, सुरक्षित ठिकानों की तरफ दौड़ते हैं और वहां जाकर शरण लेते हैं। और ऐसी एक तस्वीर आपके सामने है जहां बंकर में बैठे हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के मंत्री। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने अपने तेवर साफ कर दिए और ये वार पलटवार जोरदार तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जारी है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद अब पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके लौटे पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को भी अपने देश की चिंता सता रही है और ऐसे में पाकिस्तान में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। थोड़ी देर में यह बैठक होने वाली है। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान घबराया है। कुछ ही देर बाद पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की आपात बैठक होनी है। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर सब मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर बाद पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान किसके साथ, इसको लेकर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ पाकिस्तान की जनता है, पाकिस्तान की आवाम है जो चाहती है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो ईरान का साथ दें, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान हैं जो सीधे अमेरिका की गोद में बैठने के चक्कर में अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने के लिए इस वक्त क्या करें शायद खुद भी नहीं समझ रहे। तो ईरान और इजराइल युद्ध में एक बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर बना हुआ है कि इस युद्ध में पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। क्या इस्लामिक मुल्क होने के नाते ईरान का साथ देगा या फिर अमेरिका की गोद में बैठने के चक्कर में शांत रहेगा। पाकिस्तान से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुनिए। जब अमेरिका अगर ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला करेगा
इसराइल को इस तरीके से सपोर्ट करेगा तो फिर बाकी जो ममालिक हैं वो भी इस जंग में कूदे बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी पड़ जाएगी। अभी भी इन्होंने 2 दिन पहले बोला है भाई ने, मतलब अजीब बंदा ही है, कभी बोलता कुछ है करता कुछ है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इस जैसे बंदे को, जो कि नॉनसेंस किस्म की, जो इसकी ना इसका कोई परमानेंट दोस्त है ना इसका कोई दुश्मन है, व्हाटएवर ही सेज, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ही डज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हमारे जनाब आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि इसको नोबल पीस का जो प्राइज है, अवार्ड है, वो मिलना चाहिए। वाह जी वाह, सदके जाऊं मैं आपके। तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ क्या ताल्लुकात है पाकिस्तान के? ईरान से तो झड़प हुई है, ईरान ने तो हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर। वो खुद तो पहले लड़ ले खुमैनी साहब, उसके बाद दूसरों को कहे। अच्छा चलें, ईरान जो है वो तो देखिए आपने जो है ईरान बेच दिया, ईरान के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई है, ईरान का सौदा कर लिया है और ईरान पे कोई बहुत बड़ा कुछ जो है वो सौदा हो गया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। इजराइल ने जितने भी हमले करे सब वायलेशन है। उसने लेबनान को मारा, सीरिया में बम डाला, 6 या 7 मुल्कों पे हमला कर दिया पिछले 1 साल में इजराइल ने, और कहता है ईरान इज द मोस्ट डेंजरस रिजीम। सबसे ज्यादा डेंजर है। ईरान ने उतनी जंग अपनी सारी पिछले 300 साल में नहीं लड़ी। पिछली बार जब हमला किया था वो नादिर शाह था जो दिल्ली पे हमला किया था, उसके बाद किस पे हमला किया है ईरान ने? पाकिस्तान जिस समय उसका पड़ोसी जंग में जल रहा है, उस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान के आम लोगों की जो राय सामने आ रही है वो भी जरा सुनते चलिए। पाकिस्तान के अवाम फलस्तीन, लबनान, शाम और अब यमन के बाद ईरान पर होने वाली अमरीकी और इसराइली जारियत की मजम्मत कर रहे हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं ईरान को कि पाकिस्तान के अवाम ईरान के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि ईरान अमरीकियों को भी सबक सिखाने के लिए अपना दिफा का हक इस्तेमाल करेगा। हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें इस जलसे को, इस आवाम को कि जो ना सुन्नी है, शिया है, सब मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। और आप इस सिचुएशन में ट्रम्प को नोबेल प्राइज देना चाह रहे, जबकि जब से इस हुकूमत में आया है हमने नहीं देखा कि गजा पे कोई बमबारी रुकी हो, हमने नहीं देखा कि उसने फलस्तीन के लिए कुछ किया हो। एक पाकिस्तान और इंडिया की वो जंग कि जिसको पाकिस्तानी अवाम जंग ही नहीं कहती है, उसके सिलसिले में आप उसको नोबेल प्राइज दे रहे हैं, जो इस पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म बर्बाद कर रहा है। ये कैसे अमन कायम करने वाले हैं कि जो इंसाफ से काम नहीं लेते? तुम्हें हक है कि तुम एटम बम बनाओ और हमें हक नहीं, जबकि हमारा बरादरी इस्लामी मुल्क तो कब से कह रहा है कि नहीं, हम बनाना चाहते ही नहीं है। कल की बमबारी बता रही है कि ये कोई नया हमला नहीं था, बरादरी इस्लामी मुल्क तैयार था इस हमले के लिए और वो भरपूर तैयारी से जवाब भी देगा। ट्रम्प की ना दोगली पॉलिसी है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रम्प एक दफा जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की 3-4 दिन के लिए जंग जो हुई है, उसके अंदर वो इंडिया को कह रहा है कि आप भी सीज फायर करें, पाकिस्तान को कह रहा है आप भी सीज फायर करें। लेकिन अच्छा, यहाँ पे भी उसने ईरान को बोला है कि ईरान आप खामोश हो, जो इस मामले को मैं सुलह मतलब ऑन टेबल लेके आता हूँ, टेबल टॉक करते हैं, लेकिन वो जंगी बेड़े भी भेज रहा है। ठीक है, तो फिर तो उसकी दोगली पॉलिसी है ना। जवाबी कार्रवाई होगी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जवाबी कार्रवाई करें। अगर ये तीसरा बंदा आपकी लड़ाई में इंटरफेयर कर रहा है तो उसे क्या हक है क्या कि ये जो हमारे काम हो रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है, एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास गजा और फलस्तीन के ऊपर हुआ। बाकी अमेरिका ने जो हरकत की वो गैर कानूनी की, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो वो रूल्स है उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप दूसरे मुल्क में डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकते। ठीक है, अगर आपको न्यूक्लियर से खतरा है ईरान का, तो आप क्यों यार वो जो है उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ तरीके होंगे, उस पर आ जाए, उसे मना कर। हमारी भी ईरान के साथ कुछ थोड़े दिनों के लिए हुई थी, लेकिन जब बात इस्लाम की आ जाए ना तो फिर हम सब एक हैं। अमेरिका के हमले को लेकर IAEA की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है IAEA की तरफ से। हमले के बाद रेडिएशन से बड़ा खतरा होता है और इसी वजह से परमाणु ठिकानों पर यूं हमला नहीं बोलना चाहिए। IAEA ने अमेरिका को चेताया, बातचीत से रास्ता निकाला जाना चाहिए। ये नसीहत भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से दी गई है। किसी न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन नहीं बढ़ा है, ये गनीमत रही, इसको लेकर भी क्लैरिटी दे दी गई है। गनीमत ये रही कि किसी न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन नहीं हुई है।
लखनऊ में जनता दरबार के दौरान एक बच्ची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्कूल में दाखिला दिलाने की गुहार लगा दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उससे बातचीत की और अधिकारियों को दाखिला कराने के निर्देश दिए। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए, घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? ये कह रही हूँ, आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए, घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? यानी तो स्कूल। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। परिवार और आरजेडी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी से निकाले जाने पर बड़ी बात कह दी। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की है और साजिश कर पार्टी से उन्हें बाहर निकलवा दिया गया। वक्त आने पर साजिशकर्ताओं का नाम बताने का दावा भी तेज प्रताप यादव की तरफ से किया गया है। कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा साजिशकर्ता का नाम बता दूंगा, मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा। ये भी तेज प्रताप यादव ने कहा है। डरने दबने वाला नहीं हूं मैं, असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, मेरी जान को खतरा है, बिहार सरकार सुरक्षा दे। तो अपनी जान को खतरा बताया है, बिहार सरकार से सुरक्षा की मांग की है। सुनिए। जो भी प्रकलन रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और खासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। तेज प्रताप यादव को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है और बिहार सरकार से वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में कई जिलों में मूसलाधार बारिश इन दिनों हो रही है और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि नदियां, तालाब जो हैं हर तरफ लबालब नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ बहकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिससे जान का खतरा बढ़ गया। क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करते देखे जा रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले के माधोराजपुरा गांव की है, जहां रिहायशी इलाके में लंबा मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ एक घर के बाहर बैठा था, लेकिन जब लोग वहां से निकले तो मगरमच्छ को देखकर बुरी तरह डर गए, जिसके बाद गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी और मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम ने कोटा की चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। दावा है कि माधोराजपुरा गांव में ही एक नहर है, जिसके पानी के साथ बहकर मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस आया था। लेकिन गनीमत रही कि मगरमच्छ ने किसी जानवर और इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि रात का समय था, इसलिए मगरमच्छ किसी ग्रामीण पर हमला कर सकता था। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर के टिकरिया गांव में एक मगरमच्छ घुस आया। आधी रात जब लोगों ने मगरमच्छ को घूमते देखा तो लोगों की तो सांसें अटक गईं। लोगों ने मगरमच्छ को भगाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ नहीं भागा, क्योंकि मगरमच्छ घर के दरवाजे के ठीक सामने बैठा था। जैसे ही इस घर में रहने वाले लोगों ने दरवाजा खोला, मगरमच्छ को देखकर घर के लोग दंग रह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने मगरमच्छ को रात करीब 1 बजे देखा था और सुबह तक मगरमच्छ घर के दरवाजे पर जस का तस बैठा रहा। सुबह ग्रामीणों ने वन विभाग को फोन करके सूचना दी, जिसके बाद मगरमच्छ को वन कर्मियों ने पकड़कर जबलपुर के खंदारी जलाशय में छोड़ दिया। मगरमच्छ के गांव में आने से लोगों में दहशत है। उधर पहाड़ों पर जाना इस वक्त जान जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं।
जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से सामने आया। वीडियो में पहाड़ टूटते दिखे, जिसके बाद पहाड़ से पत्थर सड़क पर गिरने लगे। देखते ही देखते पहाड़ से ढेर सारा मलबा गिरा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। गनीमत रही कि जो लोग वहां से निकल रहे थे उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियां पीछे ले ली, क्योंकि पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर मलबे के साथ सड़क पर गिरे। ऐसे में अगर कोई बड़ी चट्टान किसी गाड़ी के ऊपर आकर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रोड ब्लॉक होने से चार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में आयोजित ग्रीष्मकालीन मेले में आग लग गई, जमकर तांडव हुआ। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में अचानक आग लगी थी और देखते ही देखते फैल गई, जो तेजी से फैली और देखते ही देखते इस आग ने आसपास की 40 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि आसमान में काला धुआं फैल गया। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस के साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग में करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा किया गया। मातृभूमि देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।